अगर हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा है तो अब डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन भी पढ़ने रहेंगे। एंड ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक फंक्शन में एक्स और वाई आपस में किसी इक्वेशन से जुड़े हुए हैं, भाई y बराबर एक्स स्क्वायर लिख रहे हो, y बराबर साइन एक्स लिख रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम एक्चुअली में x और y को किसी रिश्ते से जोड़ रहे हो। अगर तुमको किसी फंक्शन का पता लगाना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो ये चेक करो कि उसका डिफरेंशिएशन किस इंटरवल में पॉजिटिव है। हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। और हम लोग माइंड मैप सीरीज में आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा है तो अब डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन भी पढ़ने रहेंगे। एंड ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। पहली चीज, इससे आपको एक ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक दो नंबर वाले जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं ना मैट्रिक्स में, रिलेशंस, फंक्शंस में, वो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से नहीं आने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से या तो हमको क्वेश्चन पैराग्राफ वाला आता है ना, जिसमें आप सिंगल करेक्ट ऑप्शन रहता है, एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, या फिर आपको एक प्रॉपर 4-5 नंबर का बड़ा सा क्वेश्चन आता है जिसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। एमसीक्यू आएंगे तो वो पैराग्राफ के ही एमसीक्यू है ना, उसके ही मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस है। तो ऑब्वियसली वेटेज ज्यादा है और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, ढंग से सॉल्व करना रहेगा। मजेदार बात यह है कि इसके कंसेप्ट आते हैं तो आपका ये टॉपिक के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप इस चैप्टर में भी डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हो। और तीसरी चीज, इस चैप्टर पर फोकस क्यों आएगा सीबीएसई का? क्योंकि रीसेंट ईयर्स में आपने जैसे देखा हो, अगर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करो तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, है ना। सिमिलरली मैथ्स में ये प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है जिसमें आप प्रैक्टिकल चीजें समझते हो। कुछ कुछ मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आप तुरंत मैथ्स में नहीं जा सकते, लेकिन कुछ कुछ आइडिया लगने लगता है। आप एकदम थ्योरेटिकली किसी एक फंक्शन दे दिया कि चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, वो नहीं कर रहे हो। आप एक रियल लाइफ सिचुएशन को डील करना सीख रहे हो, आप एक रियल लाइफ सिचुएशन को डील करना सीख रहे हो। तो लेट्स सी कि हमको कौन कौन से टॉपिक्स जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर अगर आप बैठ के रिवाइज कर रहे हो तो आपके माइंड में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए। सबसे पहली चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, है ना, रेट चेंज ऑफ अ फंक्शन। सेकेंड, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड, मिनिमा एंड मैक्सिमा। अब मिनिमा एंड मैक्सिमा जो चेक करने के रूल्स होते हैं उसमें आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, हमको दोनों आना चाहिए। और फिर कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड ही आपको कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करनी रहती हैं। और बेसिकली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है क्योंकि चांसेस क्वेश्चन इससे आने के सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके टॉपिक डील करते हैं और फिर लास्ट में देखेंगे कि एक्चुअली में क्वेश्चन आता किस तरीके से है। सबसे पहले, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। बेसिकली जब डिफरेंशिएशन शुरू होता है ना, तो डिफरेंशिएशन के ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट दो होते हैं। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आपके पास दो एस्पेक्ट हैं। एक, अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो आपको स्लोप पता चलता है किसी भी कर्व का, स्लोप नहीं स्लोप, क्या पता चलता है बेटा? स्लोप पता चलता है किसी भी पॉइंट पे, या फिर आपको रेट ऑफ चेंज पता चलता है, रेट ऑफ चेंज पता चलता है ना। इन दो एस्पेक्ट की हेल्प से आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा जो टॉपिक है वो बन जाता है। कैसे? रेट ऑफ चेंज पता चलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पिछले चैप्टर में हमने डिफरेंशिएशन तो बहुत किया, लेकिन अगर कोई पूछे कि बेटा ये dy बाई dx इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज इन y। ध्यान से सुनना, स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y with respect to small change in x, स्मॉल चेंज इन x। यानी
अगर एक फंक्शन में x और y आपस में किसी इक्वेशन से जुड़े हुए हैं, भाई y बराबर एक्स स्क्वायर लिख रहे हो, y बराबर साइन x लिख रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम एक्चुअली में x और y को किसी रिश्ते से जोड़ रहे हो। तो x और y किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं, और जब तुम dy बाई dx निकालते हो तो तुम बेसिकली ये बोलते हो कि अगर मैंने x को थोड़ा सा बदला तो y में क्या बदलाव आएगा वो ऑब्जर्वेशन मिलता है dy बाई dx से। अगर मैंने x को थोड़ा सा बदला तो y में किस लेवल का बदलाव आएगा वो मिलेगा dy बाई dx से। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब देखो, चेंज को हम रेट भी बोल सकते हैं, है ना। रेट जनरली हम टाइम के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन छोड़ो कंटेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है ना, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। अब इससे हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है, बहुत सारी चीजें पता चलती है। जैसे अगर कोई बोले dy बाय dx इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है, देखो जब भी कोई क्वांटिटी तुम्हारे सामने लिखी हो और लिखा हो ग्रेटर देन 1, तो तुम बोलोगे मैम डेफिनेटली इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो तुम बोलोगे मैम y ज्यादा चेंज हुआ है, x कम चेंज हुआ है, y ज्यादा चेंज हुआ है, x कम चेंज हुआ है। ठीक है, x में थोड़ा सा चेंज किया तो y में ज्यादा चेंज हुआ, x में थोड़ा सा चेंज किया है तो y में ज्यादा चेंज हुआ। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। तो तुम बोलोगे चेंज इन y इज ग्रेटर देन चेंज इन x। अगर कोई बोले dy बाई dx बराबर 1 है, यानी दोनों में बराबर चेंज हुआ है, सेम अमाउंट of change in x and y। और अगर कोई बोले dy बाई dx इज लेस देन 1, तो आप देखो कोई भी क्वांटिटी लेस देन 1 है। लेस देन 1 कब होती है, जब वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। बचपन में पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन, कभी देखना 5th 6th की एनसीईआरटी में वर्ड लिखा दिख जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन वो नंबर होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे 3/5 4/7, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जब भी तुमको dy बाई dx लेस देन 1 लिखा हुआ है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान से सुनना, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो तुम बोलोगे चेंज इन y इज लेस देन चेंज इन x, इज लेस देन चेंज इन x। अब ये तो बात हुई जब y x में आपस में एक रिश्ता है और आप dy बाई dx निकाल के उसको एनालाइज करो। कई बार क्या होता है, हमको y x में कोई आपस में रिश्ता नहीं दिया हुआ है, आपको x का रेट ऑफ चेंज दिया है, रेट ऑफ चेंज दिया है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में x कैसे बदल रहा है वो दिया है, और टाइम के रिस्पेक्ट में y कैसे बदल रहा है वो दिया हुआ है, या वो कैलकुलेट करना है। दोनों में से कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन देखो किस टाइप का आता है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आएगा। अगेन एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है, तो क्वेश्चन में कोई रियल लाइफ सिचुएशन होगी। जैसे कि एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस जो है वो r नहीं है, उस सर्कल का रेडियस लगातार बढ़ रहा है, उस सर्कल का रेडियस लगातार बढ़ रहा है। किसी पॉइंट पर r होगा, जरूरी है r से बड़ा भी हो सकता है, r से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अब तुमको बोल दिया है कि रेडियस अगर बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने का रेट दे दिया dr बाई dt इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक दिमागदार बच्चा इस चीज को समझेगा कि मैम सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि तुमको dr बाई dt दिया नहीं रहेगा, तुमको बोला जाएगा द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इंक्रीजिंग एट रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दिमागदार बच्चा क्या बोलेगा, सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी dr बाई dt दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, dr बाई dt। टाइम 1 सेकेंड चेंज हो रहा है तो रेडियस 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है। टाइम, इसका सीधा सा मतलब क्या है, टाइम 1 सेकेंड का चेंज हो रहा है टाइम में, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर बढ़ जा रही है।
ठीक है, अब तुमसे पूछ लिया जाएगा फाइंड रेट ऑफ चेंज इन इट्स एरिया व्हेन r is equals to 4 सेंटीमीटर। क्या बोला, क्या बोला? देखो लगातार रेडियस बढ़ रही है, अब पूरे सर्कल की रेडियस बढ़ती है तो इसका एरिया भी बढ़ रहा है, उसके एरिया के बढ़ने का भी कोई रेट होगा, ठीक है। वो रेट जो है वो रेडियस पर डिपेंडेंट रहेगा। तो मान लो ये रेडियस बढ़ते बढ़ते 4 सेंटीमीटर हो गई इस पॉइंट पर। कब? जब ये रेडियस बढ़ते बढ़ते 4 सेंटीमीटर हो गई है इस पॉइंट पर आपको सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। इस पॉइंट पर आपको सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका रहेगा। जो रेट दिया हुआ है, यानी जिस क्वांटिटी का रेट गिवन है, किसका रेट गिवन है? रेडियस का। और जिस क्वांटिटी का रेट निकालना है उन दोनों में अगर कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो वो लगाओ, या उन दोनों को किसी कॉमन फॉर्मूले से एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वो लगाओ, किसी कॉमन क्वांटिटी से एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वो लगाओ, है ना। अब एरिया और रेडियस को रिलेट करने वाला फॉर्मूला तो है ही। क्या है? हम बोल देंगे वी नो दैट। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन हम पेपर में बहुत अच्छे से बोलते हैं वी नो दैट। हम जानते हैं कि, भले ही नहीं जानते, भले ही साइड वाले के कॉपी से देखा है, लेकिन वी नो दैट एरिया ऑफ एनी सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है मैम? आर वेरिएबल है क्योंकि आर तो बदल रहा है। अब मैं पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dA बाई dt इज इक्वल्स टू, देखो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चेन रूल से आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r इंटू dr बाई dt। भाई चेन रूल से कैसे करते हैं? पहले आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में कर देते हैं 2r, और फिर आर के लिए dr बाई dt लिख देते हैं, है ना। आर के लिए dr बाई dt लिख देते हैं, तो हमारे पास dA बाई dt ये आ गया 2 पाई r इंटू dr बाई dt, 2 पाई r इंटू dr बाई dt। आपको किस पॉइंट पर निकालना है? आपको उस पॉइंट पर निकालना है जब रेडियस है 4, है ना, और आपके पास dr बाई dt की वैल्यू है 3। तो वैल्यू पुट करो, r को 4 और dr बाई dt को 3 पुट करने पर dA बाई dt आ जाएगा 2 पाई 4 इंटू 3, यानी कि 4 3 जा 12 2 जा 24 पाई dA बाई dt का वैल्यू। चाहो तो इसको लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। भाई रेडियस है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, आई बात समझ में? तो रेट ऑफ चेंज आएगा जब भी, तो आपको एक क्वांटिटी का रेट दिया होगा, दूसरी क्वांटिटी का रेट निकालना है। तरीका क्या है? या तो दूसरी क्वांटिटी को पहली क्वांटिटी में एक्सप्रेस करो, या फिर दोनों को एक कॉमन वेरिएबल से एक्सप्रेस करो। ये भी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आपको एक स्फीयर में सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछ लिया, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम को कनेक्ट करने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन स्फीयर के सरफेस एरिया को आप बोल सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर, और स्फीयर के वॉल्यूम को आप बोल सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों को आर से कनेक्ट कर लिया, कॉमन वेरिएबल से कनेक्ट कर लिया, बस कनेक्ट करो और डिफरेंशिएट करके जहां जहां डिफरेंशिएशन का वैल्यू डालना है वो पुट करो, जहां जहां वेरिएबल का वैल्यू डालना है वो पुट करो। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको बहुत आसानी से ये टॉपिक बन जाएगा, बस समझने की बात है किसका रेट दिया हुआ है, किसका रेट पूछा है।
है ना। अगर y x से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 1 करना है, कम तेजी से बढ़ रहा है तो लेस देन 1 करना है। ठीक है, आई बात समझ? ऑल राइट। नेक्स्ट हमारी चीज आती है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इस चीज को समझो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है, अगर मैं फंक्शन बनाऊं और ये फंक्शन मेरा कुछ ऐसा चल रहा है, पता नहीं कितने लोगों को पता है, ये log x का फंक्शन है, ये log x का फंक्शन है। इसमें है ना एक बात नोटिस करने वाली है, जरा बताना। जैसे जैसे मैं राइट हैंड साइड जा रही हूं, जैसे जैसे मैं राइट हैंड साइड जा रही हूं, जैसे इस पॉइंट के राइट हैंड साइड जा रही हूं, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड, तो ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? मैम ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जाओ तो ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? मैम इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो ग्राफ नीचे जा रहा है ना। तो बेसिकली हम इसको आसान भाषा में बोल सकते हैं, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और x घट रहा है तो y भी घट रहा है ना। राइट हैंड साइड यानी x बढ़ रहा है तो अपवर्ड यानी y बढ़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड यानी x घट रहा है तो डाउनवर्ड यानी y घट रहा है। तो x बढ़ रहा तो y भी बढ़ रहा है, और x घट रहा है तो y भी घट रहा है। ऐसे फंक्शन को हमने नाम दिया है, ऐसे फंक्शन को हमने नाम दिया है इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या नाम दिया बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन। कि x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, x की वैल्यू घटेगी तो y की वैल्यू भी घटेगी। ठीक है, अगला ग्राफ बना रही हूं मैं, अगला ग्राफ बना रही हूं, जरा देखो। अब तुम समझ गए हो, अब तुम लोगों को दिमाग में आ गया कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें जब x आगे राइट हैंड साइड जा रहे हो तो y नीचे जा रहा है, यानी इसमें x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, और x घट रहा है तो y बढ़ रहा है। भाई x घट रहा है यानी लेफ्ट हैंड साइड जाओ तो y ऊपर की तरफ जा रहा है, y ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे फंक्शन को हमने नाम दिया है डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या नाम दिया है? डिक्रीजिंग फंक्शन। बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिजिक्स में तुम ऐसे ही समझते हो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, इनवर्सली यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, x घटता है तो y भी घटता है, डायरेक्ट रिलेशन है ना। जैसे ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, कम पढ़ोगे तो कम नंबर आएंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, x बढ़ेगा तो y घटेगा, x घटेगा तो y बढ़ेगा। ज्यादा गेम खेलोगे तो कम नंबर आएंगे, कम गेम खेलोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, हमको फंक्शन तो समझ में आ गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन सा होता है, लेकिन मैम डेरिवेशन से कैसे पता लगा है? तो मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा है कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएट करो, किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएट करो तो उसका स्लोप डिफरेंशिएशन से पता चलता है ना। जब हम किसी पॉइंट पर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको उस पॉइंट पर स्लोप पता चलता है। स्लोप मतलब उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है उसका tan पता चलता है ना। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका tan पता चल रहा है। स्लोप यानी tan थीटा होता है, स्लोप यानी tan थीटा होता है। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है तो थीटा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है तो tan थीटा। ठीक है, यहां पर भी तुम डिफरेंशिएट करो किसी पॉइंट पर, यहां पर भी तुम किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका tan पता चलेगा। हर ग्राफ में, हर फंक्शन में किसी पॉइंट पर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन तुमको क्या वैल्यू देता है? उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है ना उसका स्लोप बताता है, उसका स्लोप बताता है यानी उसके एक्स एक्सिस के साथ एंगल का टेंजेंट बताता है, tan थीटा बताता है। ठीक है, अब एक बात बताओ,
जब भी तुम इंक्रीजिंग ग्राफ बनाओगे, इंक्रीजिंग ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, तो इस पे सारी टेंजेंट जो है उसके एंगल एक्यूट होने वाले। भाई देखो ये 90 डिग्री है, एक्स एक्सिस से ये 90 डिग्री पर है। अगर ग्राफ ऐसा, टेंजेंट आपके फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, तो सारी टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, भाई इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लो फाई, ये सारे एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब समझते हो, 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा। और डिक्रीजिंग फंक्शन में जब ग्राफ बना रहे हो, हा, डिक्रीजिंग फंक्शन में जब ग्राफ बना रहे हो, सारे ही ऑब्ट्यूज बन रहे हैं, सारे ही ऑब्ट्यूज बन रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। टेन थीटा, ध्यान से सुनना, टेन थीटा अगर थीटा एक्यूट हो तो, टेन थीटा अगर थीटा एक्यूट हो तो पॉजिटिव होता है ना। और टेन थीटा अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो तो नेगेटिव होता है। अगर थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा पॉजिटिव, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो टेन थीटा नेगेटिव, है ना। क्योंकि 90 से 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट आता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। तो थीटा की वैल्यू अगर ऑब्ट्यूज है, यानी 90 से 180 के बीच में, ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 से बड़ा, तो थीटा अगर 190 से 180 के बीच में है तो टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ये बात पूरी तरीके से क्लियर है। अब मैंने बताया ना बेटा, टेन थीटा क्या होता है मैम, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि dy बाई डी एक्स होता है। तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा इस केस में। और यहां पे टेन थीटा क्या होता है मैम, अभी भी dy बाई डी एक्स है। डिफरेंशिएशन करने से हमको टेंजेंट का स्लोप पता चलता ही है, तो टेंजेंट के स्लोप को तुम डिफरेंशिएशन बोल सकते हो। भाई दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब सुनो ध्यान से, इसका मतलब है किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और अगर किसी रीजन में उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उस रीजन में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर किसी रीजन में उसके dy बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता चला dy बाई डी एक्स से कैसे निकालते, डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके अगर किसी रीजन में आपका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन उस रीजन में इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फंक्शन दे दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और आपसे बोला बताओ कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। तो तुम बोलोगे जब इसका dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है उस x के लिए इंक्रीजिंग, जिस x के लिए dy बाई डी एक्स नेगेटिव है उस x के लिए डिक्रीजिंग। चलो जरा डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हो, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 1। अब तुम चेक करोगे कि ये पॉजिटिव कब है और ये नेगेटिव कब है। तो तुम बोलोगे मैम देखो 2 टाइम्स x माइनस 1 अगर पॉजिटिव है 2 का डिवाइड दे सकते हो, पॉजिटिव नंबर का इनइक्वलिटी में डिवाइड दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वलिटी को, तो डिवाइड दे दो। तो x माइनस 1 पॉजिटिव यानी x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 2 टाइम्स x माइनस 1 नेगेटिव, 2 का अगेन डिवाइड दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस 1 नेगेटिव यानी x इज लेस देन 1। ठीक है, जब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, जब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग को मैं कई बार ऐसा भी लिख देती हूं अपवर्ड एरो और ing, तो इंक्रीजिंग। जब dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, जब dy बाई डी एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। तो अब तुमसे कोई पूछेगा कि बेटा फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, तो तुम बोलोगे मैम x जब 1 से बड़ा हो।
और तुमसे कोई पूछेगा कि मैम फंक्शन डिक्रीजिंग कब है, तो तुम बोलोगे मैम जब x जो है 1 से छोटा हो, x जो है वो 1 से छोटा हो। ठीक है, अब अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहता है। ये है 1, ऐसा झूला रहता है, ये झूला है ना, पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं इसको। तो देखो 1 के पहले डिक्रीज कर रहा है, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, और 1 के बाद इंक्रीज कर रहा है, x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है ना। वैसे भी आजकल के बच्चे बहुत ट्रेडिंग करते हैं, तो ग्राफ एनालाइज करना तो उनको बहुत इजीली आता है ना, कि मैम देखो इस कंपनी का ग्राफ तो गिर रहा है, इसका तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ रहा है, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है। तो जब x बढ़ने से y घटे तो डिक्रीजिंग, x बढ़ने से y बढ़े तो इंक्रीजिंग। मैम जब x को 1 रखो तब तो f डैश x 0 आ रहा है, तब का क्या, तब के लिए अगला टॉपिक है ना हमारे पास, पूरा थोड़ी एक बार में पढ़ लेंगे। जब एफ एक्स 0 आ रहा है तब क्या, ठीक है, आ गई बात समझ में। हाँ, तुम इस पॉइंट को ले सकते हो इंक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग में भी, यानी तुम दोनों जगह इक्वलिटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट है, वो सिंगल पॉइंट है, वो चल जाएगा। अब साइन एक्स के ग्राफ को देखेंगे, है ना, इजी ग्राफ से नहीं चलने वाला, डिफिकल्ट ग्राफ को। वैसे साइन एक्स भी कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं, तुमको बस हुआ हो जाता है किसी एक फंक्शन का, मतलब या तो ट्रिग्नोमेट्री का हुआ हो जाएगा या इनवर्स का हो जाएगा, किसी एक चीज का हुआ हो जाता है। देखो साइन एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स आता है cos x, ठीक है, यानी जब cos x पॉजिटिव होगा तो sin x इंक्रीजिंग होगा, और जब cos x नेगेटिव होगा तो sin x डिक्रीजिंग होगा। यही बात होती है भाई, dy बाई डी एक्स जब पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और dy बाई डी एक्स जब नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। अब देखो बचपन में पढ़ा था, बचपन यानी 11th क्लास में, cos x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होता है ना। तो साइन जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम ऐसा लिखते हैं 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से फिर 2 पाई, फिर वही साइकिल चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है अनंत तक। अभी हम एक बार देख रहे हैं 0 से 2 पाई में, तो 0 से पाई बाई 2 में कॉस पॉजिटिव तो साइन इंक्रीजिंग, पाई बाई 2 से पाई में कॉस नेगेटिव तो साइन डिक्रीजिंग, पाई से 3 पाई बाई 2 में कॉस नेगेटिव तो साइन डिक्रीजिंग, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में कॉस पॉजिटिव तो साइन इंक्रीजिंग। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये है 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, पाई बाई 2 तक इंक्रीजिंग, फिर पाई बाई 2 से डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पाई से भी डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देख लो पाई के बाद भी डिक्रीजिंग है, फिर 3 पाई बाई 2 से इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ बन जाता है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर रुक गया, फिर घटेगा घटेगा घटेगा, फिर रुक गया, मतलब नहीं, फिर यहां से भी घटता जाएगा, फिर यहां रुक गया, फिर यहां से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ऐसे ही तुम अगर ये कंसेप्ट समझ गए हो तो एक बार cos x का ग्राफ बनाने की कोशिश करना, एनालाइज करना, घटेगा कब बढ़ेगा कब, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो जब साइन पॉजिटिव होगा तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। भाई माइनस ऑफ एनीथिंग लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा, और जब साइन x नेगेटिव होगा तब वो पॉजिटिव होगा, जब साइन एक्स नेगेटिव होगा तब माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होगा। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करके एक बार एनालाइज जरूर करना कि कौन से रीजन में इंक्रीजिंग कौन से रीजन में डिक्रीजिंग। अभी हम साइन का कंक्लूजन लिख लेते हैं। जब x 0 से पाई बाई 2 यूनियन पाई से 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, यूनियन का मतलब है कि दोनों ही इंटरवल आंसर है,
दो अलग अलग इंटरवल को, भाई आपस में कनेक्टेड तो है नहीं, π/2 यहां है, 3π/2 से 2π वाला इंटरवल यहां है, तो दो अलग अलग इंटरवल को साथ में आंसर में लिखना है तो बीच में यूनियन का साइन लगा देते हैं कि हाँ यार इस इंटरवल के लिए आपस में ये कनेक्टेड है। तो इस इंटरवल के लिए sin x हो जाएगा इंक्रीजिंग, sin x हो जाएगा इंक्रीजिंग। वहीं पे जब x π/2 से 3π/2 है, अब पूरा सलंग ले लो ना, अब पूरा सलंग ले लो क्योंकि कंटिन्यूअस इंटरवल है, लगातार आ रहा है इंटरवल, तो sin x हो जाएगा डिक्रीजिंग, sin x हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, मैंने sin x करके बताया, तुम एक बार cos x ट्राई करना ताकि समझ में आ जाए कि अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे काम करता है। अगर तुमको किसी फंक्शन का पता लगाना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो ये चेक करो कि उसका डिफरेंशिएशन किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन किस इंटरवल में नेगेटिव है। यानी बेसिकली तुमको एक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा ये चेक करना सीखना है, एक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑल राइट। अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी हमने 2 मिनट पहले बात करी थी कि 1 के पहले ग्राफ डिक्रीजिंग, 1 के बाद ग्राफ इंक्रीजिंग, तो मैम 1 पे क्या हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी sin x का ग्राफ भी बनाया, x-1 के होल स्क्वायर का ग्राफ भी बनाया, एक फंक्शन अगर नीचे 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 ऐसा जा रहा है, इस पॉइंट पर रुककर फिर वो ऊपर 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 ऐसा जा रहा है, तो क्या मैं बोल सकती हूं कि ये उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू रहेगी, ये उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू रहेगी? क्योंकि पहले वैल्यू घट रही थी, एक पॉइंट के बाद अब वैल्यू बढ़ रही है, तो तुम ऐसा देखो कि मैम इस पॉइंट पर उसकी सबसे कम वैल्यू मिल रही है, इससे नीचे उसकी वैल्यू और कोई मिल ही नहीं रही है, तो ये उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। इसी तरीके से कोई ग्राफ बढ़ रहा है और एक पॉइंट पर रुककर फिर वो घट रहा है, तो इस पॉइंट पर उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मिलती है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, मैम इससे ऊपर इसकी वैल्यू नहीं मिल सकती, इससे उस ऊपर उसकी वैल्यू नहीं मिल सकती। तो मिनिमा और मैक्सिमा चेक करने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। हम लोग को फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने से पहले नॉर्मली मिनिमा और मैक्सिमा बिना डिफरेंशिएशन के चेक करना आना चाहिए। कैसे? मैं बोलूंगी किसी एक पॉइंट पर, ध्यान से सुनना, ये अगर एक पॉइंट है ए, इसकी अगर राइट हैंड यानी इमीडिएट राइट हैंड पर इसकी वैल्यू निकालूं, है ना, यानी ए पर फंक्शन की वैल्यू है एफ ए, है ना, ये था एक्स बराबर ए, इस पर फंक्शन की वैल्यू है एफ ए, इसके राइट हैंड साइड मैंने वैल्यू निकाली तो वो वैल्यू निकली ए प्लस एच, और इसके लेफ्ट हैंड साइड मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली तो वैल्यू निकली ए माइनस एच। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ए प्लस एच ए माइनस एच क्या होता है, 11th में वैसे लिमिट्स में पढ़ते हैं, एच जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, जैसे 0.00001। तो अगर मेरे पास ए का वैल्यू मान लो 6 है, तो 6 में अगर मैं एच ऐड करूं तो 6.0000001 होगा, यानी 6 के जस्ट राइट हैंड साइड वाला पॉइंट, या फिर माइनस करूं तो 5.999999 होगा, यानी 6 के जस्ट लेफ्ट हैंड वाला पॉइंट। तो जब भी तुम a प्लस एच और a माइनस एच लिखते हो, तो तुम क्या बोलते हो कि हम फंक्शन के जस्ट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, अगर इसके राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी इससे बड़ी है और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू भी इससे बड़ी है, यानी मेरे राइट हैंड साइड भी मेरे से ज्यादा वैल्यूज है,
मेरे लेफ्ट हैंड साइड भी मेरे से ज्यादा वैल्यूज है, तो ए जो है वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ए क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, और ये जो एफ ए वैल्यू है ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। मतलब समझो, x जो रहता है वो होता है पॉइंट जिस पर मिनिमा या मैक्सिमा मिल रहा है, और y की वैल्यू को बोलते हैं मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर a के राइट हैंड साइड तुमने वैल्यू निकाली और लेफ्ट हैंड साइड तुमने वैल्यू निकाली और दोनों ही वैल्यू a से छोटी आ गई, दोनों ही वैल्यू a से छोटी आ गई, यानी f ऑफ a प्लस h भी a से छोटा है और f ऑफ a माइनस h भी f a से छोटा है, यानी तुम्हारे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यू तुमसे छोटी है, तो तुम क्या बोल दोगे? a इज x बराबर a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि a की वैल्यू सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है तो मैक्सिमा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी? एफ ए, वाई की वैल्यू जो रहती है, एक्स को पुट करके जो वाई की वैल्यू मिलती है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, और एक्स की वैल्यू को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, तो तुमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करके पता करा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को। अब डेरिवेटिव के उससे कैसे पता करते हैं? डेरिवेटिव से कैसे पता करते हैं? मैम, अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर, ध्यान से देखना, जैसे कि साइन एक्स वाले क्वेश्चन में या इस वाले क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 1 पर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी थी? x इज इक्वल्स टू 1 पर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी थी? 1, सॉरी 0। x इज इक्वल्स टू 1 पर डेरिवेटिव की वैल्यू थी 0। तो हमने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया और हमको पता चला कि अगर इफ f डैश a इज इक्वल्स टू 0, अगर f डैश a 0 आ रहा है और नॉट डिफाइन। अब नॉट डिफाइन का मतलब क्या है बेटा? मैथ्स में नॉट डिफाइन का मतलब है डिनोमिनेटर में 0, यानी f डैश x जो है, f डैश x जो है उसका या तो न्यूमरेटर 0 आ जाए या डिनोमिनेटर 0 हो जाए। उन पॉइंट्स पर तुमको या तो मैक्सिमा मिलेगा या फिर मिनिमा मिलेगा या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है कि तुमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ध्यान से सुनना, तुमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएशन करने के बाद या तो तुमको 0 मिल जाए डिफरेंशिएशन या नॉट डिफाइन मिल जाए, या तो डिफरेंशिएशन 0 हो या नॉट डिफाइन हो। तो जो पॉइंट है जिस पे 0 या नॉट डिफाइन मिल रहा है वो पॉइंट या तो मिनिमा का होगा या फिर मैक्सिमा का होगा या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, या तो मिनिमा का होगा या मैक्सिमा का होगा या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि इसमें हम एक बार डिफरेंशिएट करके सिर्फ इतना पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई इस पॉइंट पर या तो मिनिमा या मैक्सिमा या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। एग्जैक्टली तीनों में से क्या है ये नहीं पता लगा सकते। एग्जैक्टली इन तीनों में से क्या है वो पता लगाने के लिए हमको चाहिए रहता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या चाहिए रहता है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमारे पास एक फंक्शन था, हमने उसको डिफरेंशिएट किया, हमारे पास एक ए पॉइंट आ गया जिस पर आपका डिफरेंशिएशन या 0 हो रहा है या नॉट डिफाइन हो रहा है। अब कैसे पता चले कि मिनिमा मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है? उसके लिए हम लगाते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो ए पॉइंट मिला है उस पर चेक करो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू,
उस पर चेक करो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है तो वो पॉइंट मैक्सिमा का होगा, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पॉइंट मिनिमा का होगा, और अगर डबल डेरिवेटिव भी जीरो है, भाई ये डेरिवेटिव भी जीरो और डबल डेरिवेटिव भी जीरो, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, यानी किसी फंक्शन को मैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, फिर डिफरेंशिएशन जीरो या नॉट डिफाइन कब आ रहा है उन पॉइंट्स को छांटते हो और उन पॉइंट्स पर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालते हो। और यहां पे मेरे से गलती नहीं हुई है, ये सही है। मैक्सिमा जब मिलेगा जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो, मिनिमा जब मिलेगा जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, उल्टा रहता है, मिनिमा पॉजिटिव। जनरली हम पॉजिटिव को मैक्सिमा से बड़े वाले से काउंट करते हैं ना, लेकिन इसमें ऐसे ही चल रहा होता है। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट जब मिलेगा जब एफ डबल डेरिवेटिव जीरो हो। ठीक है, यानी कि मैक्सिमा के केस में कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, मिनिमा के केस में कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। बेसिकली इस पॉइंट पर डेरिवेटिव तो जीरो होता है, लेकिन ना मैक्सिमा मिलता है ना मिनिमा मिलता है, बस ग्राफ का कर्व चेंज हो रहा होता है। कर्व यानी ये इस तरफ झुका हुआ था तो अब ऊपर साइड झुका हुआ बन जाएगा, है ना। ये कॉनकेव डाउन था तो अब कॉनकेव अप हो जाएगा, कॉनकेव डाउन था तो अब कॉनकेव अप हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ऑल राइट, ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है y बराबर एक्स क्यू। x इज इक्वल्स टू जीरो पे इसका डेरिवेटिव भी जीरो है और इसका डबल डेरिवेटिव भी जीरो, तो दोनों ही जीरो है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल जाता है x बराबर जीरो पे। x बराबर जीरो पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल जाता है। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो मैक्सिमा और मिनिमा के डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आ गए। देखो, एक तो ये है कि नेबरहुड पॉइंट से चेक करो कि भाई मेरे पड़ोसी दोनों मेरे से ज्यादा यानी मैं मिनिमम, मेरे दोनों पड़ोसी मेरे से कम यानी मैं मैक्सिमम। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, डेरिवेटिव कर सकते हैं। डेरिवेटिव निकालो, जीरो के बराबर आ रहा है, किन पॉइंट्स पर आ रहा है, उन पॉइंट्स पर डबल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, और इक्वल्स टू जीरो है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इक्वल्स टू जीरो है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्लियर हुई बात? अच्छे से समझ में आया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट? क्योंकि बस इतनी सी चीज समझने की रहती है, पर इतनी सी चीज समझने में बहुत टाइम लग जाता है, इतनी छोटी सी चीज समझने में बहुत टाइम लग जाता है। ऑल राइट, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है मिनिमा, लोकल मिनिमा, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा में क्या फर्क है ना। बेसिकली हमको चार टर्म समझने हैं, मिनिमा, लोकल मिनिमा, कई लोग समझ भी गए हैं, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। उसके लिए हम सुंदर सा एक ग्राफ बनाएंगे। तुम बोलोगे बस मैम को तो बहाना चाहिए रहता है ग्राफ बनाने का, पर बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ग्राफ से ही ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जब हम कर्व देख रहे होते हैं तो हम चीजें समझ रहे होते हैं। ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, ये है x3, ये है x4, ये है x5, ये है x6, और ये है x7, और ये है x8। इस ग्राफ से मिनिमा, लोकल मिनिमा, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा चारों चीज समझ में आ जाएंगी। अगर तुमसे कोई पूछे कि बेटा x2 जो है वो कौन सा पॉइंट है, x2 जो है वो कौन सा पॉइंट है, तो तुम बोलोगे मैम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों?
क्लियरली दिख रहा है इस पे। पहली बात तो डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। डेरिवेटिव जब जीरो होता है तो टेंजेंट ऐसी एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रही होती है। और ये भी बोल सकते हो मैम देखो आसपास वाले सारे पॉइंट्स इससे छोटे हैं, है ना। पहाड़ की जो चोटी होती है तो तुम देख रहे होते हो ना कि आसपास वाले सारे, जब तुम ऐसा पहाड़ बना रहे हो तो ये इसके आसपास वाले सारे पॉइंट्स इससे छोटे हैं, इसके आसपास वाले सारे पॉइंट्स इससे छोटे हैं, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। इसी तरीके से x3 मिनिमा का पॉइंट है, x4 मैक्सिमा का पॉइंट है, x5 मिनिमा का पॉइंट है, x6 मैक्सिमा का पॉइंट है, x7 मिनिमा का पॉइंट है और x8 एक पॉइंट है। अब ध्यान से सुनना, बच्चे बोलेंगे मैम x4 कैसे मैक्सिमा का पॉइंट हो सकता है। देखो 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। x4 पर जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है और x7 जो कि एक मिनिमा का पॉइंट है उस पर जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमा के पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू छोटी है और इसके तो मिनिमा के पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये मैक्सिमा और ये मिनिमा है। नाम समझो मैम, मैक्सिमा का मतलब ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमा का मतलब कम वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो हमने टर्म बनाया जिसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। लोकल का मतलब है अपने इलाके का, सीधा मतलब लोकल का क्या है, अपने इलाके का। अपने इलाके का ये मैक्सिमा है, इसके आसपास कोई इसके पास में भी नहीं फटक सकता। और x7 जो है वो अपने इलाके का मिनिमा है। जैसे मेरे पास दो क्लास है, एक एकदम ब्रिलियंट बच्चों की और एक एवरेज बच्चों की। अब ब्रिलियंट बच्चों की क्लास में मैंने एक टेस्ट लिया, उसमें 100 में से सबसे कम मार्क्स आए 80, ठीक है। किसी एक बच्चे के उस क्लास में मार्क्स आए 80। एवरेज बच्चों की क्लास में मैंने टेस्ट लिया, उसमें 100 में से हाईएस्ट मार्क्स आए 75, हाईएस्ट मार्क्स आए 75। तो तुम ये थोड़ी बोलोगे कि 80 वाला मैक्सिमा हो गया, नहीं, वो अपनी क्लास में तो लोएस्ट रिजल्ट वाला बच्चा है ना, और ये अपनी क्लास में तो हाईएस्ट रिजल्ट वाला बच्चा है ना। तो लोकल का मतलब समझो अपने इलाके का मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये सब अपने इलाके के मैक्सिमा और मिनिमा है। जो मैक्सिमा है अपने इलाके का मैक्सिमा है। तो फिर मैम लोकल तो समझ में आ गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा मतलब एब्सोल्यूट यानी सारे इलाकों में, सारे इलाकों में। तो जब तुमको एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना हो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना है, तो तुम सारे लोकल मिनिमाओं को इकट्ठा करोगे, सारे लोकल मैक्सिमाओं को इकट्ठा करोगे कि चल भाई तू अपने इलाके का शेर है ना, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, और सबके बीच में फाइट कराओगे ये देखने के लिए कि सब में शेर कौन है। तो तुम क्या बोलोगे, मैम सारे पॉइंट्स लो। अब कौन कौन से पॉइंट्स, मैक्सिमा वाले, क्योंकि मैक्सिमा को ही चेक कर रहे हो। x1 लो, x4 लो, x6 लो, और साथ ही साथ सॉरी x2, और साथ ही साथ x1 और x8 भी लो। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि नेबरिंग पॉइंट्स पर ही हाईएस्ट वैल्यू मिल जाए, जैसा इस ग्राफ में हो भी रहा है। तुमको लास्ट पॉइंट्स पर ही हाईएस्ट वैल्यू मिल जा रही है ना, हाईएस्ट वैल्यू मिल जा रही है। तो इन सब पर फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे। वैल्यू किसकी चेक करनी रहती, फंक्शन की, है ना। तुम y की वैल्यू चेक करते हो, तुम x की वैल्यू थोड़ी चेक करते हो। x की वैल्यूज तो दी हुई है, तुम तो y की वैल्यूज चेक करते हो। तो इन सब पे वैल्यूज चेक करो, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। और एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए क्या करोगे, एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए क्या करोगे, तुम बोलोगे फिर वही बात, लोकल मिनिमाओं को इकट्ठा करो, x3, x5, x7, x3, x5, x7, और कॉर्नर वाले पॉइंट्स को इकट्ठा करो, इन पर वैल्यू चेक करो, जो सबसे कम वैल्यू वो एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यू। तो वर्ड समझ में आए, मैक्सिमा, मिनिमा, लोकल, एब्सोल्यूट। ठीक है, लोकल का मतलब है अपने इलाके का, एब्सोल्यूट का मतलब है पूरे ग्राफ में जिस रेंज में चेक कर रहे हो। मान लो x बराबर 3 से 8 तक चेक कर रहे हो, तो 3 से 8 तक में फंक्शन में जहां जहां मैक्सिमम वैल्यू आएंगी उन सब में कंपेयर करके जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट है। बेसिकली देखो, एक होता है हर स्कूल का टॉपर
और एक होता है डिस्ट्रिक्ट टॉपर, फिर एक होता है स्टेट टॉपर, और फिर एक होता है AIR1, ऑल इंडिया रैंक 1, यानी पूरे इंडिया में टॉपर। तो वो क्या है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट है वो। आई बात समझ में? लोकल टॉपर भी है, लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना? ठीक है। अब कंसेप्ट समझना अलग होता है, क्वेश्चंस तुम लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस करने रहेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में तुमको इसमें सॉल्व करने की टेक्निक्स भी अलग अलग रहेंगी। डिफरेंशिएशन जीरो करोगे तो कभी क्वाड्रेटिक जीरो हो रहा है, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक जीरो हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जीरो कब कब होता है, साइन जीरो कब होता है, कॉस जीरो कब होता है, तो वो चीजें जो बेसिक है ना, वो क्वेश्चन सॉल्विंग से स्ट्रांग होती जाएंगी। भाई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ चुके रहते हैं 11th में, लेकिन यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है। लास्ट चीज आती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी आती है, ध्यान से सुनना। वर्ड प्रॉब्लम्स में जनरली आपको कोई फिगर दिया रहता है और उस ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है। जैसे कि एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है गिवन। अब गिवन का मतलब क्या है बताऊं? कि इसके रेडियस हमको पता है, नॉन क्वांटिटी। मैथ्स में सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन होता है कि ये चीज पता है, नॉन है, या वेरिएबल है, नहीं पता है। वेरिएबल यानी कुछ भी हो सकती है, हमको नहीं पता। नॉन कांस्टेंट है ना? तो इसके अंदर आपने सिलेंडर बनाया, तो ये बात सबको पता है कि इसके अंदर आप बहुत सारे सिलेंडर इंस्क्राइब कर सकते हो। इंस्क्राइब का मतलब है कि स्फीयर की वॉल्स को टच करते हुए सिलेंडर, तो बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया, है ना, एक ये बन गया। इनफाइनाइट सिलेंडर बन सकते हैं या नहीं बन सकते? इनफाइनाइट सिलेंडर बन सकते हैं। उसमें आपको बोल दिया जाए कि अच्छा हाईएस्ट वॉल्यूम वाला सिलेंडर कौन सा होगा। क्या बोला? हाईएस्ट वॉल्यूम वाला सिलेंडर कौन सा होगा, ये पता लगाना है। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम वाला सिलेंडर कौन सा होगा। ठीक, अब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें हमको सॉल्व करना कैसे शुरू करना है। पहले तो डायग्राम बना देना, पेपर में भी डायग्राम बनाना, डायग्राम के नंबर मिलते हैं और गलत डायग्राम के नंबर कटते भी हैं, तो सोच समझ के उसके अंदर तुम एक बनाओगे सिलेंडर। ठीक है। अब सिलेंडर के बारे में तुमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि सिलेंडर तो बहुत सारे बन रहे हैं ना, तो तुमको क्या पता कौन सा रेडियस का और कौन सी हाइट का सिलेंडर है ये। तुमको तो इतना पता है कि हमको ऐसी रेडियस और हाइट चाहिए ताकि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो दो चीज हमेशा लिखो, एक गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास स्फीयर, तो स्फीयर गिवन है यानी उसका रेडियस गिवन है। मैथ्स में हम लोग ये बात करते हैं कि कौन सा वेरिएबल जो फॉर्मूले में यूज आता है वो गिवन है और कौन सा नहीं, और मैक्सिमाइज किसको करना है या मिनिमाइज किसको करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को। ये दो चीज सबसे पहले लिख लिया करो, ये दो चीज सबसे पहले लिख लिया करो। एक चीज गिवन रहेगी और एक चीज का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेटा पाई पता है, पूरी दुनिया को पता है, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। आर और एच तो वेरिएबल है ना, आर और एच तो बदलते हैं। तो पहला काम ये रहेगा कि ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए आर और एच में रिश्ता ढूंढो। पहला काम क्या रहेगा? ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए आर और एच में रिश्ता ढूंढना है। अब कैसे रिश्ता आएगा? मैम देखो, ये है स्फीयर का सेंटर, लेकिन क्योंकि सिलेंडर एक सिमेट्रिक कर्व है तो ये सिलेंडर का भी सेंटर है, ये सिलेंडर का भी सेंटर है। तो ये हो जाएगा स्फीयर का रेडियस आर, ये हो जाएगा सिलेंडर का रेडियस आर, और ये सिलेंडर की हाइट का आधा। भाई ये पूरी हाइट h है तो आधी हाइट कितनी हो जाएगी? h/2। आधी हाइट कितनी हो जाएगी? h/2। तुम बोलोगे नहीं मैम हम नहीं मानते कि ये हाफ है, चलो मत मानो, एक काम करो, एक काम करो,
ये पूरा डिस्टेंस है r, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस है r। तो बेटा ये डिस्टेंस भी कितना होगा, r होने वाला है, ये डिस्टेंस भी कितना होने वाला है, r होने वाला है ना। तो मैं नीचे वाला डिस्टेंस लिख रही हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस है r, ठीक है। तो ये पूरा है 2r और सिलेंडर की हाइट है h, सिलेंडर की हाइट है h, ऑलराइट। तो ये वाला पार्ट भी r, ये वाला पार्ट भी r माइनस एच हुआ और ये वाला पार्ट भी r माइनस एच हुआ, और दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक किसी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है। ज्योमेट्री सही से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ज्योमेट्री सही से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब मैं अब हाइट को खुशी खुशी लिख दूं h/2, है ना। मैंने ऐसा क्यों किया, ये ट्रायंगल पर फोकस करो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पूरी दुनिया के सारे राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लग सकता है, यानी कि h² / 4 प्लस r² कैपिटल R² के बराबर हो सकता है, यानी कि r² हो सकता है कैपिटल R² माइनस h²/4, कैपिटल R² माइनस h²/4, यानी हमको r और h में रिलेशन मिल गया। गिवन भाई, कैपिटल R तो गिवन है, पहले ही लिख दिया हमने, कैपिटल R तो गिवन है। तो तुमने क्या किया, वॉल्यूम की क्वांटिटी में जो दो वेरिएबल थे उनमें आपस में रिश्ता निकाला। उसका मैं रीजन बताती हूं। अब तुम लिखोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है πr²h, तो इसको तुम बोलोगे कि मैम इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको हम डिफरेंशिएट करके 0 कर दें। मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे, फिर जो पॉइंट्स आएंगे उन पे डबल डिफरेंशिएशन चेक कर लेंगे, जिस पर नेगेटिव आया वो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो पर डिफरेंशिएट करें किस रिस्पेक्ट में, दो वेरिएबल है r और h के रिस्पेक्ट में करें या r के रिस्पेक्ट में, इसीलिए रिश्ता निकाला, इसीलिए रिश्ता निकाला। तुम बोलोगे मैम वॉल्यूम को हम लिखते हैं πh इंटू कैपिटल R² माइनस h²/4, यानी वॉल्यूम हो जाएगा π HR² माइनस h³ / 4। अब वॉल्यूम को हम h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए तुम बोलोगे dv/dh जो है वो 0 होना चाहिए, मिनिमा नहीं मैक्सिमा के लिए dv/dh 0 होना चाहिए, यानी πr² माइनस 3h² π/4, ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब पाई का डिवाइड दे दिया, r² हो जाएगा 3h²/4, यानी कैपिटल R हो जाएगा √3h/2, कैपिटल R हो जाएगा √3h/2, और स्मॉल r क्या हो जाएगा, स्मॉल r² हो जाएगा r² माइनस h की जगह तुम डाल दो 4r/3 का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो क्या, रुको, स्मॉल r² हो जाएगा 3h²/4 माइनस h²/4, यानी कि 2h²/4, यानी कि r इज इक्वल्स टू h/√2, यानी h इज इक्वल्स टू √2r, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वेरिएबल में करने का एक रीजन है, क्योंकि नंबर दिए रहते हैं तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाती है कोई चीज। भाई कैपिटल R की वैल्यू दी रहेगी तो तुम वैल्यू निकाल लोगे। हमने वेरिएबल में किया तो देखो क्या हो रहा है, अगर एक गिवन रेडियस के, ध्यान से सुनना, वेरिएबल में बात चल रही है, अगर एक गिवन रेडियस के स्फीयर में आप एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहे हो, तो ऐसा सिलेंडर जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है जब बनेगा जब उस सिलेंडर की जो हाइट है वो रेडियस की √2 टाइम्स होगी, है ना। जब उस सिलेंडर की जो हाइट है वो रेडियस की √2 टाइम्स होगी, उस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा।
उस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस बहुत सारे करने रहते हैं, आपके पास एक पूरी एक्सरसाइज होगी और पूरी इनफैक्ट मिसलेनियस भी होगी। मैं तो ये ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि सारे क्वेश्चंस करो, लेकिन एक बार सीख लो क्या सीखना है। हमेशा एक चीज गिवन रहेगी, एक चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसके सारे वेरिएबल्स में आपस में रिश्ता ढूंढो, क्योंकि तुम मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं। वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि किससे कैलकुलेशन आसान हो रहा है। मैं बताती हूं कैसे आसान होता है कैलकुलेशन। देखो, अगर मैं h को r के रिस्पेक्ट में लिखती तो अंडर रूट आता, तो यहाँ पे रूट आता, और मुझे पता नहीं रूट का डिफरेंशिएशन नहीं अच्छा लगता है, तो मैंने सीधे आर स्क्वायर को कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4 लिखा ताकि रूट नहीं आए क्वेश्चन में। अपनी अपनी प्रेफरेंस, कैलकुलेशन किस में मजा आता है किस में नहीं आता है। ठीक है, तो आपस में रिश्ता ढूंढो। रिश्ता ढूंढने के लिए आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री आनी चाहिए, बेसिक ज्योमेट्री जो है उसका आइडिया होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूलों का आइडिया होना चाहिए, है ना। अगर ट्रायंगल है तो टेन थीटा सेक थीटा में क्या रिलेशन होता है, ट्रायंगल के साइड्स में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जब एक वेरिएबल में आ गया वो क्वांटिटी जिसको मैक्सिमाइज करना है, अब उसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो और फिर आराम से रिश्ता निकालो, सॉल्व करके रिश्ता निकालो। ठीक है, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में भी दिख जाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ऐसा करें तो क्या होगा, वैसा करें तो क्या होगा। ठीक है, बच्चे गड्ढा खोद रहे हैं तो गड्ढे का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, गड्ढे पे टाइल्स लगानी है तो पैसा कितना लगेगा, पैसा कम करना है तो गड्ढे का डायमेंशन क्या होना चाहिए। सब में एट द एंड ऑफ द डे करना यही काम है, क्वेश्चन बदलते जाएंगे। तो मास्टरी के लिए हमको मेथड पता होनी चाहिए और हमको क्वेश्चन करने के मतलब इतने क्वेश्चन कर लेने चाहिए कि हमको अपने कंफर्ट जोन पता हो कि कहाँ पे कैलकुलेशन हमको आसान लगती है, कैसे करें तो ये इजीएस्ट वे में हो। ठीक है, और मजेदार बात यह है कि दैट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये आपके वो है, मतलब ये आपका अच्छा लक है, क्योंकि इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट एंड नॉर्मल भी होता है, अप्रोक्सीमेशन भी होता है, रोलेस थ्योरम एंड एलएमवीटी भी होता है, लेकिन अभी वो आप लोगों के सिलेबस से हट गया है। तो आप इतने इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा और मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स, इसमें आप पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर बात समझ में आ गई है, कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, तो अब क्या हम खुशी खुशी एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे? ठीक है बच्चा लोग, ऑल राइट। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एवरीवन।